5 मार्च 1966 असम के जोरहाट, तेजपुर और कुंभीग्राम से इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और इनके टारगेट पर कोई दुश्मन मुल्क नहीं था, बल्कि भारत का ही एक शहर था, आइजॉल, जो आज मिजोरम की राजधानी है। तो देश की सेना अपने ही एक शहर में बमबारी करने क्यों निकली थी? आज का मिजोरम उन दिनों असम का ही एक इलाका था जिसे कहते थे मिजो हिल्स या लुशाई हिल्स। यहाँ बसने वाली जनजातियों ने भारत से अलग होने के लिए एक आंदोलन छेड़ा हुआ था। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट MNF ने मिजो हिल्स में एक हिंसक विद्रोह छेड़ दिया। 28 फरवरी 1966 को विद्रोहियों ने आइजॉल के सरकारी खजाने और आसपास के कई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर कब्जा कर लिया और इलाके को एक आजाद देश घोषित कर दिया। आइजॉल में तैनात एक असम राइफल्स की टुकड़ी थी जिसने सरेंडर करने से मना कर दिया कि ये जो बागी लोग थे इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे। इसी टुकड़ी और इसकी शरण में मौजूद आम नागरिकों और सिविल सर्वेंट्स को बचाने के लिए मिजो हिल्स पर हवाई अभियान चलाया गया था, जिसे बॉम्बिंग ऑफ आइजॉल के नाम से जाना जाता है। 20 साल तक सिक्योरिटी फोर्सेस और MNF के बीच सशस्त्र संघर्ष चला। फिर 1986 में एक समझौता हुआ। भारत सरकार ने मिजोरम को राज्य घोषित किया, MNF ने हथियार डाले। दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद से मिजोरम में कुल 9 बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 4 बार MNF की सरकार बनी और 4 बार MNF मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। एक उग्रवादी गुट को बातचीत के जरिए मुख्यधारा में वापस लाया गया, जिसके बाद उसने अपने प्रदेश के चुनावी लोकतंत्र में अपनी जगह बनाई। भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए 1975 में शिलोंग अकॉर्ड पर दस्तखत किए थे। ये नाम आप बार बार सुनते होंगे। तब नागा गुटों के साथ समझौता हुआ था। इसके बाद से एक सिलसिला चल निकला जिसमें उग्रवादियों को कभी सीज फायर तो कभी सरेंडर के लिए राजी किया गया। इसी क्रम में भारत सरकार ने पिछले दिनों त्रिपुरा में 2 उग्रवादी गुटों के साथ पीस पैक्ट साइन किया, शांति समझौता। तो आज हम बात करेंगे कि क्या है त्रिपुरा पीस पैक्ट, नॉर्थ ईस्ट में और कौन से पीस पैक्ट्स पिछले दिनों में हुए हैं और सशस्त्र विद्रोह के समाधान के लिए किए गए शांति समझौते कितने कारगर रहे हैं। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। जिन्हें सबके नाम नहीं पता वो भी इतना तो जानते ही हैं कि नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स हैं, लेकिन बता दें आपको कि सूबे 7 नहीं 8 हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। एक सिक्किम को छोड़ दें तो पूर्वोत्तर ने कभी न कभी अलगाववाद और हिंसक विद्रोह देखा है। आपको यहाँ उग्रवादियों के बीच भी कर्नल और कैप्टन मिल जाएंगे। नागालैंड में तो आज भी 4-4, 5-5 सरकारें चल रही हैं। इन सरकारों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकारी अफसर होते हैं जो टैक्स तक कलेक्ट करते हैं, जिसे आप एक्सटॉर्शन या उगाही भी कह सकते हैं। नागालैंड की ये मिसाल आपको बताती है कि पूर्वोत्तर में शांति प्रक्रिया कितनी जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। बंदूक लेकर 400 या 4000 उग्रवादियों को मार देने से शांति स्थापित नहीं हो पाती है। स्थानीय जनजातीय स्वाभिमान का प्रश्न है ये, उग्रवादियों के पुनर्वास का प्रश्न भी है, और प्रश्न है सरकार और उग्रवादियों की बंदूकों के बीच फंसे हुए आम नागरिकों का, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसी जटिलता को सिर्फ एक तरह से एड्रेस किया जा सकता है और वो है शांति वार्ता और समझौता। ज्यादातर समझौतों में स्थानीय जनजातियों को प्रशासन में ऑटोनॉमी दी जाती है, आर्थिक विकास की कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। आइए ऐसे कुछ समझौतों पर गौर करते हैं। 4 सितंबर को गृहमंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा की मौजूदगी में NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और ATTF, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ने त्रिपुरा शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और ये पहला मौका नहीं था जब भारत सरकार ने NLFT के साथ समझौता किया। इसके पहले साल 2019 में भी एक समझौते के तहत NLFT के 88 लड़ाकों ने सरेंडर किया था। हालांकि पिछले दिनों में जो समझौता हुआ है उसमें और बड़ी सफलता हाथ लगी है। समझौते के बाद 328 से अधिक हथियारबंद लड़ाके मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे। अब आप जानना चाहेंगे कि NLFT और ATTF कौन है और इनकी मांगे क्या थी, तो बताते हैं कि त्रिपुरा पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक NLFT, जो बताया नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रतिबंधित संगठन है जो 1989 से सक्रिय है। इस वेबसाइट के अनुसार इस ट्राइबल आउटफिट की स्थापना विश्व मोहन देव वर्मा ने की थी, जिसका उद्देश्य था त्रिपुरा को भारत संघ से अलग करना। इसके अलावा इस संगठन का उद्देश्य था 1956 के बाद त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले सभी बाहरियों, जिसमें अन्य राज्यों से आए भारतीय भी शामिल थे, को बाहर निकालना और ट्राइबल्स की छीनी गई जमीनों को वापस दिलाना।
अब जो ATTF है, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, वो NLFT की स्थापना के बाद 1999 में बनी, 1990 में, और ATF की मुख्यतः दो मांगें थी। 1956 के बाद त्रिपुरा में आए अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हटाना और 15 अक्टूबर 1949 को लागू हुए त्रिपुरा विलय समझौते का इंप्लीमेंटेशन। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार NLFT पर 600 से ज्यादा लोगों की हत्या का आरोप है, जबकि ATTF 300 से ज्यादा लोगों की हत्या और सैकड़ों लोगों के अपहरण के लिए जिम्मेदार है। ये संगठन बांग्लादेश से अपने कैंप्स संचालित करते थे। शांति समझौते के तहत यह सब अब बंद हो जाएगा। कुछ बिंदुओं पर गौर कीजिए। इस अकॉर्ड में सबसे पहला बिंदु है कि NLFT और ATTF हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। दोनों संगठनों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि देश की अखंडता और संप्रभुता को उनके सैन्य कैडर से कोई नुकसान न पहुंचे। ये तो एक पैक्ट है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में कई और पीस पैक्ट साइन किए गए हैं। एक नजर डालते हैं कुछ बड़े समझौतों पर जो पूर्वोत्तर में हुए। सबसे पहले आता है नागा समूहों के साथ 1975 का शिलांग समझौता। नागा विद्रोह की शुरुआत 1950 के दशक में हुई, जब नागा नेशनल काउंसिल NNC ने एक स्वतंत्र नागा देश की मांग की, और यहां से शुरू हुआ एक संघर्ष जो आज तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भीषण हिंसा के एक लंबे दौर के बाद 1975 में नागा समूहों और केंद्र सरकार के बीच असम की राजधानी में एक समझौता हुआ। शहर के नाम पर इसे शिलांग अकॉर्ड, शिलांग समझौता कहा गया, जो तब शिलांग ही असम की राजधानी उस समय हुआ करता था। नागा विद्रोह के संदर्भ में शिलांग अकॉर्ड एक लैंडमार्क था। NNC का एक धड़ा हालांकि समझौते से संतुष्ट नहीं था। इस गुट ने खुद को NNC से अलग करके एक नया गुट बनाया जिसका नाम था NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। NSCN भी आगे जाकर के दो गुटों में बन गया, NSCN-IM इसाक मुइवा और NSCN-K खापलांग। NSCN-IM और सरकार के बीच 1997 में समझौता हो गया, तो एक गुट तो वहां सेटल हो गया, लेकिन NSCN-K ने सशस्त्र विद्रोह जारी रखा और यह गुट आज भी एक्टिव है। शिलांग समझौता विफल होने के बाद NSCN-IM एक प्रमुख विद्रोही समूह के रूप में उभरा जो नागा संप्रभुत्व की मांग करता रहा। सेना और नागा गुटों के बीच सीजफायर की मियाद बार बार बढ़ाई जाती रही। 2015 में नागा शांति समझौते की रूपरेखा को लेकर के एक समझौता हुआ जिसे कहा गया फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। इसे हुए 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन नागा शांति समझौता अभी तक लंबित है। अगला नंबर है असम अकॉर्ड, माने असम शांति समझौता। ये पूर्वोत्तर के इतिहास का सबसे प्रमुख शांति समझौता है। असम में अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU ने आंदोलन का बिगुल फूका हुआ था। आंसू का तर्क था कि अवैध प्रवासियों के चलते असम की डेमोग्राफी बदल रही है और असमिया संस्कृति का हनन हो रहा है, नुकसान हो रहा है। असम अकॉर्ड के नतीजे में आंसू चुनावी लोकतंत्र का हिस्सा बन गया और 1985 में असम आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक प्रफुल्ल कुमार महंत ने असम गण परिषद की सरकार बनाई। गण परिषद असम अकॉर्ड के नतीजे में ही बनी थी। असम अकॉर्ड के तहत असम में जनसंख्या रजिस्टर NRC का काम शुरू हुआ, लेकिन यह कवायद आज तक पूरी नहीं हुई है। रजिस्टर बना, लेकिन जो भी उसके राजनीतिक कारण रहे हों, अभी उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, ठंडे अवस्थे में वो पड़ा हुआ है। तीसरी मिसाल है बोडो समझौतों की। बोडो गुटों के साथ अब तक 3 बार समझौते हो चुके हैं, 1993, 2003 और 2020 में। असम के कोकराझार, बक्सा, उदलगुड़ी और दरांग जैसे जिलों में बोडो जनजाति बसती है। NDFB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जैसे समूहों ने बोडो लोगों के लिए ऑटोनॉमी या एक अलग राज्य की मांग के लिए एक हिंसक विद्रोह किया। 2020 में हुआ समझौता बोडोलैंड में शांति की दिशा में एक कदम माना जाता है। इसके बाद कई विद्रोही समूहों ने हथियार डाल दिए हैं। इसके अलावा 2020 का ब्रू रैंक समझौता और साल 2021 में कार्बी आंगलोंग शांति समझौता भी हुआ। इन दोनों समझौतों का संबंध जनजातीय अस्मिता को लेकर चल रहे आंदोलनों से ही है। दोनों में हिंसा त्यागने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने जैसी बातें हैं। आज के आसान भाषा में इतना ही। इसकी रिसर्च की, इसको लिखा हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।